क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का ये है लेक्चर नंबर 7। ठीक, ईपीएफओ से संबंधित सोशल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 7 है। बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली स्कीम जो है, हालांकि ये वाली स्कीम्स मैंने ईपीएफओ कार्ड्स में आपको करा रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ईपीएफओ कार्ड की पूरी जो है प्लेलिस्ट शेयर्ड है हमारे चैनल पे, ओनली करंट अफेयर पे, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं, ठीक। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सिंपल सी है, जो मेन मेन चीज़ें खाली वो समझते हैं। 12 सितंबर 2019 को चालू हुआ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाम है इसका। लघु और सीमांत जो किसान यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है उनके लिए है। एक पेंशन स्कीम है। जितने भी ये मानधन वाली योजना है ना, इसे पेंशन स्कीम है। 60 साल के बाद ही मिलेंगी और फिक्स्ड है। यहाँ पर जो है फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। मिनिमम फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए की। ठीक, मिनिमम फिक्स पेंशन है। और आपको वॉलंटरीली है, मतलब खुद से अगर आप कंट्रीब्यूशन जितना करोगे तो कम से कम तो 3,000 मिलेगा, उससे ऊपर भी मिल सकता है। और 18 से 40 साल के बीच में आप ज्वाइन करेंगे, 60 साल के बाद आपको मिलेगा। कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जिसमें जो लोग नहीं इसमें ले सकते हैं। और इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये कौन से फार्मर्स होते हैं? जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होती है। ठीक, समझ में आ गई सारे फैक्ट्स। उसके बाद जो है ये आपका कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम तो 3,000 रुपये है। आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो 18 से 40 साल के बीच में 55 रुपये से लेके 200 रुपये प्रति मंथ। जितना आप डालोगे उतना केंद्र सरकार भी डालेगी, उतना ही पैसा। और इस फंड को जो है, जो चलाएगा, भैया कहीं पैसा डाल रहे हो तो फंड होगा ना कोई, तो ये पेंशन फंड जो है इसको मैनेज करेगा एलआईसी। ध्यान रखना, एलआईसी जो है किसान मानधन योजना को जो है पेंशन फंड जो है वो एलआईसी इसको मैनेज कर रहा है। और अगर आंकड़े देखें 2020 तक जो आंकड़े इसमें हैं, उसमें 19 लाख करीबन 12 लाख करीबन लोग जो है रजिस्टर हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। ठीक, खत्म। अगला जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिर देखो, मानधन योजना आ गई ना, तो ये क्या है? पेंशन है, लेकिन यहाँ पे श्रम योगी जो अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित क्षेत्रों में जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए है। ओल्ड एज में प्रोटेक्शन, उनको पेंशन मिले। लेकिन ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की है, यानी कि श्रम और जो है रोजगार मंत्रालय की स्कीम है। और इस ये भी वॉलंटरीली है, मतलब अगर आप चाहो तो ज्वाइन करो, कंट्रीब्यूशन करो। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक, और इसमें जो है मतलब वही 55 से 200 रुपये वाली लिमिट रेंज है। और मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है वो 3,000 रुपये 60 साल पे होने मिलेगी। अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित जो कर्मचारी हैं उनके लिए होती है। 18 से 40 साल के बीच में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और आपकी इनकम जो है, जो भी मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर है, उसकी इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए। ठीक, 15,000 या फिर उससे कम हो। और वो किसी भी और स्कीम, जैसे कि एनपीएस, एनपीएस में क्या है आपका, अटल पेंशन योजना है, उसमें भी तो असंगठित वाले ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो ईएसआईसी, ईपीएफओ, इन सब के अगर आप मेंबर नहीं हो और आपने सिर्फ ये श्रम योगी मानधन योजना अगर ज्वाइन कर रखी है, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब में मेंबर ना हो, 15,000 से कम हो, तब आप इसको ज्वाइन करिए और पेंशन पाइए। ठीक, 50% जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो पेएबल होगा बाय द बेनिफिशियरी एंड इक्वल मैचिंग अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार भी देगी। ठीक, इसका एनरोलमेंट अगर देखा जाए तो आप, जो आपने देखा होगा ना कि कॉमन सामान्य सेवा केंद्र जो होते हैं गांव में हर जगह, 3.5 लाख का नेटवर्क है इनका करीबन। यहाँ पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हो। और ये जो सीएससी होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ये ऑनलाइन एनरोलमेंट करा लो, आप जाके ऑनलाइन नामांकन कराओ और चालू करो। ठीक, तो ये ऑटो डेबिट लेकिन फैसिलिटी होगी इसमें, मतलब आपके बैंक की डिटेल आपसे ले ली जाएगी। ठीक, और पर्टिकुलर डेट पे उससे अपने आप से ही पैसा कट जाया करेगा, ऑटो डेबिट। अगली योजना अटल पेंशन योजना। देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये अब इसको 5 साल हो चुके हैं इम्प्लीमेंट होते हुए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें करीबन 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ठीक, और ये चालू हुई थी 9 मई 2015 को। एक ये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, मतलब कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी, बट मतलब वही है 18 साल के तो ऊपर होना ही चाहिए। ठीक, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सिस्टम है ये। और कोई ऑल इंडियंस, स्पेशली जो पुअर हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि आपका वंचित हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो सब। अब जिसने अगर अटल पेंशन योजना ज्वाइन कर ली, तो क्या वो श्रम योगी मानधन योजना ज्वाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए हैं। ठीक, इस वाली जो स्कीम को है, ये पीएफआरडीए जो होता है,
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैनेज करता है एनपीएस, उसी के अंतर्गत जो है आपको अटल पेंशन योजना भी होती है। तो पीएफआरडीए इसको मैनेज करता है। इसमें एलिजिबिलिटी वही है 18 से 40 साल। ये तीनों मानधन योजना, अटल पेंशन योजना को मिलाकर, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ये अटल पेंशन योजना, इन सब में यही है। अभी एक और भी है, लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक, एक वो अलग भी है। ये भी मैंने लघु व्यापारी वाली भी ईपीएफओ कार्ड में कवर कर रखी है। इन सब में 18 से 40 साल है और पेंशन वाली स्कीम है, ये बात ध्यान रखना। एक मतलब इन दोनों में सारे में एक सिमिलरिटी है ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक। और कंट्रीब्यूशन लेवल जो है वेरी करेगा, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना आपको कंट्रीब्यूशन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए 18 साल में आपने ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 39 साल में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा और जो है उसी हिसाब से आपको पेंशन भी मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये है कि मिनिमम गारंटीड जो है 1000 रुपये है यहाँ पेंशन, और जो सबसे ज़्यादा है वो 5000 रुपये है, 60 साल के बाद मिलेगी। और जो अमाउंट ऑफ पेंशन होता है ये गारंटीड है फॉर लाइफ टाइम, ठीक। जब तक उस या फिर अगर जिसने मतलब ज्वाइन कर रखी थी एपीवाई, वो अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाते हैं किसी अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी जो धर्मपत्नी या फिर पति होंगे, स्पाउस जो भी होंगे, तो उनको मिलेगा। लाइफ टाइम है, ठीक है। अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है जो सब्सक्राइबर था उसकी, ठीक, इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ, अगर दोनों लोग खत्म हो जाए अनफॉर्चुनेटली, सब्सक्राइबर जो था एपीवाई इसका और स्पाउस दोनों ही खत्म हो जाए, तो जो नॉमिनी होगा उसको पूरा कॉर्पस मिल जाएगा पेंशन का, ठीक। पेंशन का पूरा कॉर्पस मिल जाएगा, जितना भी जमा किया था वो सब। और टैक्स बेनिफिट भी इसमें होता है। जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप उसमें करो तो आपको इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत आपको जो है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि भैया लोग जो है टैक्स बचाने के लिए एपीवाई ज्वाइन करें, जैसे एनपीएस ज्वाइन करते हैं तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ना, तो उसमें अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लोगों को लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मान लीजिए ऐसे ब्रैकेट में आते हो 5 लाख के नीचे ब्रैकेट में जिसमें कि टैक्स माफ़ है, तो आप तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न तो भरो ही भरो। और क्योंकि माफ़ है उस इनकम में, आप नहीं आते हो उसके ऊपर, और 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन लोग की मतलब अभी ये है कि डरते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना तो मतलब पैसे देने हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। और ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट हो रही है हर कंट्री में, हर जगह, हर स्टेट, हर यूनियन टेरेटरी में। और इसमें अभी जो सब्सक्रिप्शन देखा गया है तो मेल ज़्यादा कर रहे हैं 57 और 43 जो है आपकी रेशियो में फीमेल हैं। और जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 18 से 40 साल वाली, उसमें लेकिन अभी जो अटल पेंशन योजना में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो करीबन सिर्फ और सिर्फ 5% है। ये चीज़ है। अगला जो हमारा जो यहाँ पे स्कीम है वो है केंद्र पीड़ित मुआवजा कोष योजना। अब मुआवजा मिलना है, मुआवजा किन किन चीज़ों में मिल सकता है? मान लीजिए कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, डेथ हो गई, यही सब में तो मिलेगा, विकलांगता हो गई, तो ये सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम है। अब इसमें यही होता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये वाला जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें जो है ये सीआरपीसी वाली, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सेक्शन आपका इसका है, आपका धारा है 357A, ठीक। तो इसके अंतर्गत कोई पीड़ित ऐसा विक्टिम है जो रेप का विक्टिम है, एसिड अटैक का विक्टिम है, इसके लिए है ये वाली स्कीम, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके लिए वाली स्कीम है जिसमें रेप, एसिड अटैक विक्टिम, मानव तस्करी, ठीक, ये सब हो रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ठीक, कोई वीमेन किल्ड हो गई, क्रॉस बॉर्डर वीमेन किल्ड हो गई, ध्यान रखना। तो इन सब में जो है सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड यानी कि केंद्र पीड़ित मुआवजा कोष योजना के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल जो धारा 357A, कौन सा आपका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो बनाया गया, ये फंड बनाया जाता है, ठीक। जो भी रेप विक्टिम ऐसे विक्टिम्स होंगे, पीड़ित होंगे, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और कंपनसेशन में क्या है कि उसमें ये भी होता है कि मान लीजिए विक्टिम जो मतलब एक्यूज था, जो अभियुक्त था, वो फरार है, नहीं पकड़ा जा रहा है, नहीं तो उससे कुछ उसको पीड़िता को दिला देते, ठीक। ये सारी चीज़ें, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके साथ में। तो ये सारे जो है उसमें चल रहा है, 24 स्टेट और 7 यूटीज़ में हो रहा है ये। और इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला जाता है कि भैया तुम भी अपना फंड वंड बनाओ, ठीक, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम भी पैसे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक फ़ंड बनाया, ठीक। कंपनसेशन देना है, मुआवजा देना है, तो कहीं आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए मेरे भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनाया, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। इसमें शुरुआती जो है उन्होंने क्या रखा, 200 करोड़ रुपया रखा है इसमें शुरुआती, ठीक, खुद से डाला इनिशियल कॉर्पस, और उसके बाद रेप, एसिड अटैक, इन सबको जो है इससे देना चालू कर दिया, ठीक। और
स्टेट को ये कहा, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि राज्य और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनको मौजूदा जो पीड़ित मुआवजा योजना है उनका समर्थन करना। भाई स्टेट वाले तुम भी बनाओ, तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो हम मदद कर देंगे, केंद्र ये बोल रहा है, केंद्र योजना के अनुपूरक बनाना है, ठीक। और रिड्यूस करना डिस्पैरिटी, मतलब कई जगह ऐसा होता है कि कोई स्टेट मान लो दे रहा है 100 रुपये, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कोई दूसरा स्टेट बी है वो दे रहा है 300 रुपये, ठीक। तो यहाँ वाले को जो है सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी कि इसको 200 रुपये दे के इसको भी 300 बना लेगी, ताकि ऐसा ना हो कि एक पीड़ित को जो है पता चला ज़्यादा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट जो है एक दूसरे पीड़ित को कम दे रही है। तो इन सबको भी जो है न्यूट्रलाइज करता है आपका केंद्र सरकार का जो विक्टिम वाली स्कीम है। और इसमें यही है, रेप, एसिड अटैक, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, मानव तस्करी, इन सब में जो है कंपनसेशन मुआवजा दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी वही है कि कौन, जब अगर मान लीजिए जो कंपनसेशन है, ही शी नॉट हैव बीन इन रिसिप्ट ऑफ एनी कंपनसेशन फॉर सच लॉस और इंजरी, अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, स्टेट की या इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कोई डिक्लेरेशन या फिर कुछ एप्लीकेशन में दे दिया है उसको ऑलरेडी, तो मतलब ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जब कुछ मिल चुका है तो थोड़ी ना होगा, हर स्कीम का थोड़ा ना फ़ायदा मिलता है, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक। तो ये चीज़ है। ऑफेंडर अगर अनट्रेसेबल है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, जो भी अभियुक्त है, ठीक, ऑफेंडर है, तो मतलब इसके अंतर्गत आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, नहीं तो उसी से कुछ दिलवाते, ठीक। और लॉस और इंजरी अगर सस्टेन हो गई, विक्टिम और डिपेंडेंट जो भी उसके ऊपर थे, मान लीजिए कोई हादसों में जो है पीड़ित या फिर उसके जो आश्रित हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि से गुजरना पड़ रहा है, तो भी उनको जो है देना पड़ेगा कंपनसेशन ये वाला, क्योंकि वो लोग खुद से जो है फाइनेंशियल एड उनके पास कुछ है नहीं, वित्तीय कुछ है नहीं, और खुद ही मतलब पीड़ित है, तो कुछ तो उनको करोगे ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेंटल फिजिकल इंजरी के लिए, ताकि फिर से वो कार्य करने लायक हों और फिर अपना काम चालू करें, ठीक। ये चीज़ है। अगला जो हमारा ये है, देखिए, सीमा पारीय गोलाबारी, आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों के शिकार हुए नागरिक पीड़ितों के लिए मुआवजा। अब ये आपने मालूम है कि कई लोग सिविलियंस हैं, ध्यान रखना। अब ये नहीं कह सकते कि कोई माओवादी, नक्सलवादी जो है पहले बम फेंक रहा था उसके बाद वो मर गया तो उसको मुआवजा दे दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे सिविलियन जो विक्टिम है, पीड़ित हैं, उनको अगर मान लीजिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहाँ पे एलओसी का सीज़फायर उल्लंघन होता रहता ना, तो वहाँ पे उनको गोली लग गई, मर गए बेचारे, या जो भी हुआ, या कोई और टेररिज्म की वजह से कहीं पे कोई बम फट गया, मर गए, तो, या फिर मॉइस्ट कोई माओवादियों का अगर वायलेंस हुआ, तब 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। पहले 3 लाख था, अब 5 लाख कर दिया गया है। और इसमें वही है, आईडी दग गया, ठीक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस बोलते हैं इसको, बॉर्डर पे शेलिंग पे 5 लाख तक का जो है उसको, या फिर ये यूनिफॉर्मली है, सबको 5 लाख ही मिलेगा। और अमाउंट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ द किंग, जो भी मतलब, अब वो तो रहा नहीं मान लो, तो जो भी उसका अगला जो सगा संबंधी होगा उसको दिया जाएगा जो पीड़ित का है। और जो 5 लाख का है ये रिसीव होता है, विल ऑल्सो बी गिवन टू द दोस्त वो रिसीव 50%। देखो ये वाली चीज़ जो है 5 लाख, कोई अगर मान लीजिए ऐसा डिसेबल हो गया है, इन कैपेसिटेशन, मतलब कैपेसिटी उसकी कुछ बची नहीं है किसी कारणवश, उसको भी 5 लाख रुपए तक का जो है मुआवजा यहाँ पे दिया जाएगा। और कंपनसेशन अमाउंट विल बी गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक चीज़ और भी है, सरकार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार तो बोल देती है हाँ 5 लाख रुपए देंगे, कई बार तो ये बोल देती है कि हम नौकरी देंगे। तो अगर नौकरी दे दी तो ये 5 लाख नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक। तो ज़्यादातर लोग अगर नौकरी, और अगर कोई करने लायक है तो ज़्यादातर वो नौकरी मांग लेते हैं, ठीक। ये वाली स्कीम में ऑलरेडी दे चुका हूँ, वीडियो जो है पेड ग्रुप पे ऑलरेडी है, बट चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना दे रहा हूँ उसे, ताकि आप लोग रिवाइज हो जाए। कर्मचारी पेंशन योजना, ठीक, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि ईपीएफओ के द्वारा, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उसके द्वारा चलाई जाती है, ठीक। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, ईपीएफओ के एक जो है प्रोविडेंट फंड की जो पूरी स्कीम है उसमें 3 है। ईपीएफ जो है इसकी 3 स्कीम ये चलाता है ईपीएफओ। एक तो होता है आपका प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि से बोलते हैं, दूसरा है पेंशन फंड जिसकी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक। और तीसरा होता है आपका इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, बीमा है ये, ध्यान से रखना। इन तीनों मिला के 12% होता है, ठीक, जो कर्मचारियों को देना पड़ता है, और इतना ही एम्प्लॉयर को भी देना, यानी नियोक्ताओं को भी देना पड़ता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों पता नहीं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, तो दोनों ही देना पड़ता है, जिसमें से 8.5% तो पेंशन वाले में देना पड़ता है, ठीक। अगर यहाँ पे पेंशन स्कीम में क्या होता है, ये वाली स्कीम की बात कर रहे हैं ना, पेंशन, इस टोटल 12 में से 8.5% जो नियोक्ता जो है पेंशन में डालता है, क्योंकि वो तो कर्मचारी भी डाल रहा है, ये भी डालेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ है, इसके अलावा पेंशन में एम्प्लॉय ने डाला, मतलब एम्प्लॉयर ने डाला, नियोक्ता ने डाला, और 1.16,
तो मतलब एक तरीके से आपका जो है 9.5% हो गया जो है कर्मचारी के लिए पेंशन स्कीम में चला जाता है। ठीक, ये गवर्नमेंट डाल रहा है 1.116, गवर्नमेंट डाल रहा, ध्यान रखना। ठीक, तो ये वाली चीज़ें। अच्छा, अभी कोविड की वजह से क्या हुआ, कई जगह गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम रिलैक्स कर दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों का हम दे देंगे। तो वो सब देखो, ये सब टेम्परेरी मेजर हैं कोविड से निपटने के लिए। जो मैं ये 12% वाला बता रहा हूँ, ये जनरली जो होता है वो है, और उसी से ही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और अगर करंट अफेयर्स पूछा जाए तो ऑलरेडी हम लोग ने कर रखा है उसे अपने जो है करंट अफेयर, जो हमारा डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे आता है उसमें। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। EPFO के अंतर्गत देखिए एक एक्ट है, ठीक, फंड स्कीम एक्ट कौन सा है आपका, ये वाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक, आपका इस एक्ट के अंतर्गत जो है एक फ़ंड बनाया गया है। मेंबर जो भी इस स्कीम का बनेगा उस सबको जो है उसको, या फिर जो भी फैमिली पेंशन या जिसके पास पहले 1971 वाली स्कीम में थी, इन सब को, या फिर किसी फैक्ट्री में इंगेज्ड है जो इंडस्ट्री में है, जो शेड्यूल 1 इस वाले एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये सब भी इसी स्कीम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये कहना चाह रहा, देखो ये वाला जो एक्ट है आपका, इसमें आपका जो है ये फैक्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री जो है शेड्यूल 1 में चिन्हित करी गई हैं, वो लोग, और जो पहले 1971 तक जो है फैमिली पेंशन स्कीम चलती थी, ये लोग, ये सब, और इसके अलावा जो मेंबर्स EPFO के बन गए, ठीक, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, इन सबको जो है इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो वहाँ पे लागू होता है उस इंडस्ट्री में, ध्यान रखना। ठीक, कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो जहाँ 20 से या 20 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं उनको लागू होता है, और जो उनकी सैलरी हो 15,000 से या कम या फिर बराबर होनी चाहिए, ये 2 कंडीशन है। ठीक, EPFO में जो है 20 से ज़्यादा 15,000 से कम है, और अगर ESIC की बात कर दे यहाँ पे याद रखना, तो 21,000 या उससे कम, या फिर 10 या 10 से कम कार्य कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना। ठीक, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको चिन्हित करके बता दे रहा हूँ। देखो, रेंडर्ड एलिजिबल जो सर्विस है वो 10 ईयर की या फिर उससे ज़्यादा कर रखी है तो EPFO में कंट्रीब्यूशन जो है आपको मिलेगा। आपको जो है पेंशन इसके लिए जो है आपको मिल सकती है आसानी से। पेंशन जो है आपको रिसीव होगी 58 साल के बाद में। ठीक, विड्रॉल जो है बेनिफिट है, प्रोविजन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट ऑल्सो एग्जिस्ट, आप विड्रॉल भी कर सकते हो या फिर जो है पेंशन ले सकते हो। ठीक, महीने महीने वाली पूरा भी आप विड्रॉल कर सकते हो इसमें। ठीक, ये वाला भी प्रावधान है। जो भी मेंबर है अगर वो परमानेंटली या फिर टोटली दिव्यांग हो गया है तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर पेंशन, उसको भी पेंशन मिल सकती है। मान लीजिए कोई वर्क कर रहा था और उसको जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो दिव्यांग हो गया, या तो परमानेंटली या फिर टोटली, तो उसको भी पेंशन मिल सकती है। उसके फैमिली मेम्बर अगर है, ठीक, इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पेंशन। अगर जो बंदा था, मेंबर था इस स्कीम का, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, तो उसको भी उसकी डेथ के बाद से जो है जो भी फैमिली मेम्बर है उसको पेंशन मिल सकती है। ठीक, इस योजना की विशेषताएं क्या है कि मिनिमम देखिए पेंशन 1,000 रुपये मिलेगी पर मंथ। ठीक, और अगर कोई मान लीजिए कोई और मेंबर, तो ये तो मेंबर को मिलेगी, डिसेबल्ड को मिलेगी, विडो को मिलेगी, या फिर विडोवर या फिर पेरेंट नॉमिनी, इन सबको मिलेगी। ठीक, तो ये तो 1,000 रुपये है। बाकी अगर कोई चिल्ड्रन है, ठीक, चिल्ड्रन बच्चा, जो अगर मान लीजिए पति पत्नी थे, पति और पत्नी, ठीक, इनमें से ये पति जो है मेंबर था इस स्कीम का, तो पति अगर ख़त्म हो गया तो जो है मान लीजिए पति, मतलब वैसे बायसनेस मत लीजिएगा, पति मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ खाली, तो अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर जो है बच्चे को जो है 250 रुपये मिलेगा पर मंथ जो है आपका पेंशन। अगर दोनों ही लोग, मतलब अनाथ हो गया बच्चा, पत्नी भी ख़त्म है, तो 750 रुपये मिलेगा। अदरवाइज़ क्या है कि डिसेबल्ड और ये सब लोग जो है इनको 1,500 रुपये मिलेगा। कंट्रीब्यूशन देखिए वहीं करना पड़ता है जो मैंने आपको पहले बता दिया, 12% तक तो एम्प्लॉय को करना पड़ता है, और इसी के मैचिंग में जो है आपका एम्प्लॉयर भी करता है, 12% ही करता है। और उस 12% में एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉयर क्या करता है कि 8.5% तो पेंशन स्कीम में डाल देता है, EPS में, और इसी पेंशन स्कीम में 1.16% सेंट्रल केंद्र सरकार डाल देती है। ठीक, और इसी जो है ताकि जो है बाद में पेंशन इसको मिल सके एम्प्लॉयज़ को आफ्टर जो है 60 ईयर एज जब हो जाए उसकी, इसके बाद। ठीक, अब देखिए EPFO खत्म हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आ गई। ठीक, इसमें काफ़ी लंबी स्कीम है, कई सारे हैं, इससे क्वेश्चन आने के भी ज़्यादा चांसेस है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है इंडिया में?
ये एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक, यानी कि मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि सामाजिक आर्थिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वर्कर पॉपुलेशन को और उनके डिपेंडेंट जो उनके ऊपर वर्कर को देगी, उनके ऊपर जो आश्रित है उनको भी ये कवर करती है। इस स्कीम को चालू किया गया था 1952 में, 24 फरवरी 1952 में कानपुर से, ठीक, ईएसआईसी वाली जो है स्कीम। और इसके बाद जो है ये मल्टी प्रोंग्ड है सोशल सिक्योरिटी, ये सब पहले बता चुके हैं। इसको अच्छा चलाता कौन है? इसको चलाता है प्रशासन। इसका कौन देखता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम कॉरपोरेशन है, तो मतलब ये कंपनी तरीके से है, ये इसको आपको जो है कंपनी की तरह निगम है मतलब ये, ठीक। आपका जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईएसआईसी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग वर्किंग होते हैं, ठीक, 10 से ज़्यादा लोग जहाँ काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है 21,000 से अगर नीचे है उनकी सैलरी, तो ईएसआईसी का कार्ड बन जाता है। और उसके अंतर्गत जो है कई सारे हॉस्पिटल भी होते हैं कि इस पे स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है ईएसआईसी का जो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनका जो है इलाज आसानी से हो जाता है। वहीं सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे देखिए आपकी आंखें खोलने के लिए लाल रंग से लिखा हुआ है, बेहतरीन। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है, इंश्योरेंस एक्ट जो है 1948 वाला, इसके अंतर्गत ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था। ये पहला, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन सोशल सिक्योरिटी में कौन सा था, तो आपका जो है पहला कानून जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, ये पहला सामाजिक सुरक्षा पे पहला एक मेजर जो है ये कानून बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में। अब ईएसआईसी एक्ट 1948 जो है ये इनकम्पास करता है, क्या क्या चीज़ें देखता है? स्वास्थ्य देखता है, संबंधी घटनाओं को शामिल करता है जो आमतौर पर श्रमिकों के संपर्क में होते हैं, ठीक, जैसे कि बीमारी हो गई, मातृत्व, आपका मैटरनिटी हो गया, 26 वीक हो गई है ना, ठीक, बीमारी हो गई, मैटरनिटी हो गई, मातृत्व हो गया, अस्थायी या फिर स्थायी अपंगता हो गई, डिसेबलमेंट हो गए, दिव्यांग बन गए, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गई, ठीक। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आप समझ ही रहे हो कि मान लीजिए कोई ऐसे जो है कोई फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ से जो है एस्बेस्टॉस के काम करता है, वहाँ पे उसको कोई बीमारी हो गई, जो मतलब उसके काम से संबंधित उसको डिजीज बीमारी हो गई, ये वाली चीज़ है। डेथ हो गई एम्प्लॉयमेंट करते हुए, या फिर इंजरी हो गई और वेज का लॉस हो गया, अर्निंग कैपेसिटी जो है ख़त्म हो गई टोटली या फिर पार्शियल, तो इन सब केस में भैया तुम्हारा है ईएसआईसी, ठीक, स्वास्थ्य संबंधी। और ईपीएफओ देखो कंपेयर भी करते चलते हैं ताकि याद रहे। ईपीएफओ क्या होता है कि आपको जो है पहली बात तो भविष्य निधि है, दूसरा है पेंशन, और तीसरा है बीमा इंश्योरेंस, ठीक, उसके अलग वो है प्रावधान है। यहाँ पे ये हेल्थ संबंधी जो है अलग प्रावधान है। इस तरह के आकस्मिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी कंटिजेंसी, कोई जानबूझ के तो ना दिव्यांग बनता है, कोई कारण हो गया, कोई डिजीज़ हो गई, तो उसके लिए जो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि आपका वो मतलब जिसको भी हो रहा है, जो भी कर्मचारी है, वो अपनी मानवीय गरिमा को पा सके। ऐसा ना हो कि यार पता चला वो जो है उसको मान लीजिए दिव्यांग बन गया, ठीक, अब उसको खुद बेचारा काम नहीं कर पा रहा है, ना किसी से पैसे मांग पा रहा है, ना उसके परिवार को वो बिल्कुल वो मतलब अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के मरे, ऐसा ना हो, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान की जा रही है ईएसआईसी के माध्यम से, जिसमें कि उसके जो है शारीरिक या फिर जो वित्तीय डिस्ट्रेस है, जो भी संकट आया है, उसको जो है हम उसके डिग्निटी के अनुसार कम करते हुए उसको ना किसी अभाव, विनाश या सामाजिक क्षरण यानी कि डिप्रीवेशन, डेस्टिट्यूशन या फिर सोशल डिग्रेडेशन के बिना हम उसको मदद करें, ठीक, और उसको सोशली यूजफुल और प्रोडक्टिव मैन पावर की तरह से करें। तो इसमें देखिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं, आपकी सेक्शन कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत, ईएसआईसी के अंतर्गत। दो धारा है, धारा 2 और सब क्लॉज 12, ईएसआईए जो अपना एक्ट है 1948 वाला, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा अगर कहीं पे जो है नॉन सीजनल फैक्ट्री मतलब 12 मास रहती है, तो वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा परसेंट है, वहाँ पे ये लागू होगा। सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 है आपका, ये स्कीम वहाँ पे जहाँ पे होटल, शॉप्स, रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं काम करते हैं, यहाँ पे लागू होगा। इसी सेक्शन के अंतर्गत जो है प्राइवेट मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो निजी जो शैक्षिक संस्थान जो हैं 10 से ज़्यादा जो है अगर करते हैं, तो वहाँ पे भी ये वाला एक्ट लागू होगा, ठीक। जैसे कि कई लोग रिलायंस की कम्युनिकेशन है, रिलायंस ये प्राइवेट का जो है, वहाँ पे भी ईएसआईसी होता है। जो 21,000 से कम लोग कमाते हैं उनका ईएसआईसी कार्ड बन जाता है। मान लीजिए उनको कोई दिक्कत हुई स्वास्थ्य से संबंधित, तो उनको या फिर उनकी फैमिली को, तो वहाँ जाके वो अपना जो है इलाज करा सकते हैं। समझ में आ गई बात?
तो ये अभी देखिए क्या है कि कुछ जगहों पे थ्रेशोल्ड जो है कवरेज का वो 10 की जगह 20 एम्प्लॉय का, जैसे कि चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में। ठीक, अगर आप बोलते कि पूरे इंडिया में 10 या 10 से ज़्यादा का होता है तो नहीं, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 20 या 20 से ज़्यादा जगहों पे ही ईएसआईसी लागू होता है। और ये चीज़ जो है आपका 1 जनवरी 2017 से 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ईएसआईसी जो स्कीम है ये आपका 526, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 526 डिस्ट्रिक्ट और 34 स्टेट यूनियन टेरेटरी में है, और ये बदल भी सकता है। ये डेटा एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखें तब। ठीक, ईएसआईसी की जो है वेबसाइट पे जाकर। अच्छा, ये स्कीम जो है अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अभी जो है लागू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, ईएसआई की जो स्कीम है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो इसमें यही है कि सेल्फ फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक, स्व वित्त पोषण स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब खुद से पैसे कुछ देने पड़ेंगे, आप अपनी सैलरी से कटाओ या जैसे भी है। ठीक, तो आप जो है सेल्फ फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जो भी इसमें पैसा जो है लाया जाता है, ठीक, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो किससे लाया जाता है, जो भी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं और जो भी नियोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं तो उनके वेजेस का कुछ परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज जो है इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। और जब उनको मान लीजिए जरूरत पड़ी तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं आपको जो है। ठीक है, तो ये चीज़ है। गवर्नमेंट जो है जो प्रोविज़न है इस एक्ट का, ईएसआई एक्ट का 1948 वाला, इसका करीबन कितना हो गया, 12.5% जो है एक्सपेंडिचर होता है मेडिकल बेनिफिट का, ये लेता है। और सीलिंग क्या है, सीलिंग जो राज्य की सरकार है वो आपको, या तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ईएसआई इस राज्य सरकार में, यूपी में चले गए आप, वहाँ पे कोई कर्मचारी था, उसको जो है ज़रूरत पड़ी तो सरकार, जो राज्य की सरकार है वो 12.5% तक जो है कंट्रीब्यूशन कर देगी, या फिर या फिर जो है 1,500 रुपये तक। ठीक, कोई एक 1,500 रुपये तक भी दे सकता है या फिर 12.5% तक कर सकता है, इससे कम होगा जो भी इंश्योर्ड पर्सन को दे सकता है हर एक साल में, बता रहा है। ठीक, तो वहाँ तक मदद कर सकता है राज्य की गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जैसे हो गई, ठीक है, या फिर बाकी गवर्नमेंट है। अगर इसके ऊपर कोई खर्चा करता है तो ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कह देगा कि भैया केंद्र सरकार से कि लाओ हमको पैसे दो, हमने तो खर्चा किया है, वो उसको खुद ही जो है निपटना होगा। तो ज़्यादातर यही होता है, 1,500 रुपये हर साल में, सोचो कितना कम है। ठीक, तो एक बार जाके बस पट्टी बंधवा के चले जाओ, चोट चाहे इतनी भी लगी हो। कंट्रीब्यूशन जो है ईएसआई स्कीम में जो है वो कंट्रीब्यूटरी इन नेचर होता है, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आते हैं फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में, सबको जो है इंश्योरेंस पाने के लिए कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन जो है पेएबल होता है कॉर्पोरेशन को, और इसके लिए जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का अलग अलग होता है, स्पेसिफाइड रेट जो बताए जाते हैं उसके हिसाब से होता है। और ये रेट जो होते हैं कि कितना, मान लीजिए 100 रुपये था, आप वेज कमाते हो तो उसमें से अगर उन्होंने रेट फिक्स कर दिया 12% आपको देना है, तो 12 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसके, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो ये वाली जो है सुविधाएं मिल सके। करंटली जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है इसमें वो 1.75% है वेजेस का, और एम्प्लॉयज़ का जो है वो 4.75% है। ठीक, तो कितना हो गया, 4 और 5 और 1.5, 6.5% हो गया। ठीक, 6.5% जो वेजेस हैं उसका जो है 6.5% कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलाकर आप पा सकते हो। ठीक, और वेज पेड जो है, जो भी मतलब वेज होता है उसका ये 6.5% तक का आपको मिल सकता है ईएसआई के अंतर्गत। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आपको मिल जाएगा उसका। ठीक, और कई जगह जो नए जगहें हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पे 1 और 3% है, एम्प्लॉयर 3%, एम्प्लॉय 1%। ठीक, पहले 2 साल के लिए। और एक चीज़ और भी है, एम्प्लॉय इन रिसिप्ट और डेली एवरेज जो भी उनको वेज मिलता है, जैसे 137 रुपये जिनको डेली मिल रहा है उन्हीं लोग के लिए है ये वाला। ठीक, वो आप जोड़ोगे तो 21,000 से कम ही आ जाएगा, तो उन्हीं के लिए ये दिया जाता है। और ये चीज़ कब से लगाई गई है, 6 अक्टूबर 2016 से। अब देखिए पूरा ही लाल लाल गजब योगदान का संग्रह। ठीक, योगदान का यानी करेक्शन और कंट्रीब्यूशन कौन करता है, तो देखिए एवरी जो आपका लाइबल जो है, हर एम्प्लॉयर जो है उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है हर एम्प्लॉय के लिए, और डिडक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वेज बिल, मतलब उसको एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो इसमें कंट्रीब्यूशन कराता रहे। और जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, अभी बताऊंगा कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन पीरियड है, तो उस महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड के ख़त्म होने के आखिरी 15 दिन में जो है आपको जमा करना होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें जो है आपको वहाँ पे पैसा जमा करना पड़ता है
जो है आप ईएसआईसी ने बोल दिया कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले, हमारा वहाँ पे खाता है, जाके जमा कर देना। ये एम्प्लॉय को बता दिया। अब देखो कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, कैश बेनिफिट पीरियड क्या है। ठीक, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक मान लीजिए किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक, अपना कुछ कुछ पैसा जैसे 6.5% वही सब जो है कटाता रहा, ठीक, ईएसआईसी के लिए। और 30 फिर 3 महीने बाद, ठीक, कैश बेनिफिट आपको मिल सकता है 3 महीने बाद, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक अगले साल। ठीक, मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपने कंट्रीब्यूशन किया 2021 में, तो फिर 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक आपको जो है मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपने इसके पीरियड के बाद आपने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप कैश बेनिफिट ले पाओगे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। समझ में आ गई बात? आसान भाषा में पूरी चीज़ समझो। अब देखो इस योजना के अंतर्गत जो अलग अलग लाभ मिलते हैं उनको यहाँ समझ लेते हैं। सेक्शन जो धारा 46 है एक्ट का, वो 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देती है। देख लो कितनी बड़ी स्कीम है। ईएसआईए के अंतर्गत जो ईएसआईसी एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है आपकी, जो ये 46 सेक्शन के अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा वाली जो है बेनिफिट देती है। पहला क्या है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक, मातृत्व लाभ, ये सॉरी, पहला जो है ये है आपका चिकित्सीय लाभ, मेडिकल बेनिफिट है। ठीक, तो फुल मेडिकल केयर यहाँ पे दिया जाता है जो भी इंश्योर्ड है पर्सन, उसको और उसकी फैमिली को, जब से जिस दिन से वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, मतलब जिस दिन से उसने चालू किया उस दिन से उसको मिल जाएगा। ठीक है, नो सीलिंग, इसमें कोई कितना खर्चा होगा कोई सीलिंग नहीं होती है इंश्योर्ड पर्सन की और उसकी फैमिली की। मेडिकल केयर जो है प्रोवाइड की जाती है, रिटायर्ड जो रिटायर भी हो गया उसको भी दिया जाएगा। ठीक, कोई परमानेंटली कोई दिव्यांग हो गया उसको भी दिया जाएगा, उसके जो लोग मेंबर हैं उनके जो है स्पाउस को, यानी कि पति पत्नी है, उनको भी दिया जाएगा, लेकिन उनको जो है स्पाउसेस को 120 रुपये सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा तब। अगला जो इसमें सामाजिक सुरक्षा है ईएसआईसी वाले में, वो है बीमारी की अवस्था में लाभ, यानी कि सिकनेस बेनिफिट। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें क्या होता है कि सिकनेस, भाई आप नौकरी कर रहे हो, कभी कभी बीमार पड़ जाते हो, तो आपकी सैलरी भी ना कटे और आपको जो है बीमारी आपको सही हो सके, तो उसके लिए क्या है कि आपको कैश मतलब मुआवजा मिलता है। ठीक, 70% का आपके वेजेस का, मान लीजिए 100 रुपये आपका वेज है तो आपको 70 रुपये मिल जाएगा, आपको एक तरीके कैश कंपनसेशन मुआवजा मिल जाएगा कि आप अपनी बीमारी का इलाज करा सको। ठीक, और इंश्योर्ड वर्कर को, ठीक, फॉर द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस। अब देखो सर्टिफाइड सिकनेस का मतलब समझ रहे हो, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत सिकनेस बताई गई होंगी उन्हीं का तुम बताओ, जब वो होंगी तभी है। पता चला आप कोई रेयर डिजीज लेके आ गए और बता दिया कि इससे बीमार हो, लाओ पैसा लाओ, तो नहीं मिलेगा। ठीक, जो भी मेंशन है सर्टिफाइड है, जिनका जो है सर्टिफिकेट है उन्हीं का ही। ठीक, और इसमें फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन ए ईयर। अब 70% आपके वेजेस का आपको कैश कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा पूरे साल में 91 दिन तक। उसके बाद अगर आप मांगोगे तो वो कहेंगे भैया कुछ मतलब काम भी करोगे कि बीमार ही रहोगे, तो इसलिए 91 दिन की इसमें जो है पूरी अवधि मतलब देते हैं मैक्सिमम। और अगर आपको ये चाहिए ये कंपनसेशन, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड अभी बताया ना ऊपर, छः महीने के दो बताया ना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, उसके बाद जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो ये जो है इन कंट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम आपको 78 दिन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तब आपको ये 91 दिन का पूरे साल में मिलेगा। समझ में आ गई? एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट भी होता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपको 80% तक मिल जाएगा वेजेस का। जो 34 खतरनाक वाले डिजीजेस हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज हैं, उनके लिए। एक होता है एनहेंस्ड, इसमें तो पूरा पूरा 100% फुल वेज आपको मिल जाता है, सिकनेस बेनिफिट, कैश कंपनसेशन। ठीक, उस इंश्योर्ड पर्सन को। ठीक, अगर फॉर स्टेलाइजेशन, किसमें जैसे आपने वो सुना होगा ना कि महिलाओं को और मेल्स का जो है नसबंदी और ये सब चलती है ना, उनके लिए जो है एनहेंस सिकनेस बेनिफिट है। अगर आप ये करा रहे हो तो फैमिली प्लानिंग में ये काम दे रहा है ना, जो मतलब जैसे कहते हैं ना हम दो हमारे दो वाली चीज़ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। 7 से 14 दिन के लिए नसबंदी अगर आपने कराई महिला या फिर मेल ने, तो उसको जो है पूरा वेज उसको दिया जाएगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अगला है मातृत्व लाभ। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है कि 26 जो है हफ्तों की छुट्टी मिलती है। ठीक, और इसमें जो है फुल वेज का जो है दिया जाएगा आपको, अगर आपने पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 70 दिन तक जो है कंट्रीब्यूशन किया है तो। समझ में आ गई बात? मतलब 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड अभी आप लोग ऊपर पहले बताया था ना, तो मतलब एक साल में, पिछले एक साल में आपने अगर 70 दिन कंट्रीब्यूशन किया है तो आप 26 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकते हो मातृत्व के लिए। ठीक, और साथ ही साथ 1 महीने का और भी
जो है आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हो फुल वेजेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है चौथा, कौन सी है इसमें हमने कितनी पढ़नी है, 6। तो विकलांगता लाभ है आपका, डिसेबलमेंट जो है बेनिफिट भी होता है, टेम्परेरी हो जाए, ठीक। तो पहले दिन से ही इंश्योर्ड जो पर्सन, अगर इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो तो चाहे आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो ना दिया हो, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक। और जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट होता है उसका 90% तक जो है आपको मिलता है, वेज मिल जाता है, ठीक। एज लॉन्ग एज जब तक डिसेबिलिटी रहती है। अब परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए, देखिए यहाँ पे तो क्या था, टेम्परेरी था, अस्थायी था, यहाँ पे स्थायी डिसेबलमेंट है, आप मतलब काम ही नहीं कर सकता है वो आगे। तो 90% तक का ही जो है आपको मंथली पेमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। एक्सटेंट ऑफ लॉस और अर्निंग कैपेसिटी एसेट, जैसा कि मेडिकल बोर्ड बताया जाएगा उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे सहायता प्रोवाइड की जाएगी। पांचवा कौन सा है, आश्रित लाभ, डिपेंडेंट बेनिफिट। अब देखो डिपेंडेंट से मतलब जो लोग डिपेंडेंट थे, मान लीजिए कोई वर्कर है महिला या पुरुष, उसके ऊपर जो आश्रित लोग थे, उन लोगों को भी अगर मान लो किसी कारणवश कुछ हो गया जो वर्कर था, तो जो भी वेज थे उसका 90% तक जो है मंथली पेमेंट के हिसाब से डिपेंडेंट्स को मिलेगा। अगर डिसीज यानी कि खत्म हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन, इन केसेस द डेथ अकर्स ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाए या फिर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो जाए, व्यावसायिक खतरे हो जाए, तो उसकी वजह से अगर खत्म हो जाते हैं तो जो भी आश्रित लोग हैं उन लोगों को 90% के हिसाब से मिलेगा। अन्य लाभ क्या है भैया, कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस। अब देखो इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन था, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मान लीजिए कोई पुरुष या महिला थी, उनका जो भी, उनकी मान लीजिए डेथ हो गई, ठीक। डेथ होने के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए उनका लड़का था या लड़की थी, तो वो उसने जब से कोई जो है बीमा वाली जो है कोई नौकरी पकड़ी, बीमा वाली ऐसा नहीं कि बीमा बांट रहा है, मतलब कोई ऐसी नौकरी पकड़ी जिसमें कि उसको बीमा मिलता है, तो उस दिन से उसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस अपने, मतलब पहले तो मान लीजिए उसके माता पिता किसी की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो उसका जो है भैया अंतिम संस्कार वो सब कुछ कर देगा। और जिस दिन से वो इंश्योरेबल जो एम्प्लॉयमेंट पाएगा, मतलब जिस ऐसी नौकरी जिसमें बीमा बीमा मिलता हो, उस दिन उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। और ताकि वो जो खर्चा उसने अंतिम संस्कार उन सब में किए थे, उसका मतलब खर्चा एक तरीके से कंपनसेट हो जाए। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस भी हैं, जेल वेल चले गए तो उसमें भी जो है मिल सकता है, ठीक, जो लोग हैं या फिर उनकी वाइफ को जो भी है। और इसके अलावा जो स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर नीड बेस्ड बेनिफिट, जो भी इंश्योर्ड वर्कर हैं और अगर उसको ज़रूरत है तो उसको भी मिल सकते हैं, ठीक। तो ये 6 जो है आपकी कौन से सामाजिक सुरक्षा वाली इसके अंतर्गत थी, आपकी ईएसआईसी के अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा देखिए वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि व्यावसायिक पुनर्वास। ये क्या होता है कि जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है कोई इंश्योर्ड पर्सन, ठीक, परमानेंटली मतलब अब नहीं हो सकता, वो काम नहीं कर सकता, दिव्यांग हो गया है स्थायी रूप से, तो उसको जो है फॉर अंडर गोइंग जो है आपका ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, मतलब कि फिर भी कुछ ऐसा काम सीखना चाहता है, मान लीजिए वो चल नहीं सकता है, तो सॉफ्टवेयर वाली कोई स्किल ले ले जो बैठ के वो काम कर ले, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है इंश्योर्ड पर्सन जो था उसको ट्रेनिंग के लिए भी उसको दिया जा सकता है, ठीक। परमानेंटली डिसेबल्ड जो हो गया उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाएगा। फिजिकल रिहेबिलिटेशन यानी कि शारीरिक पुनर्वास है, अगर कोई मान लीजिए फिजिकल डिसेबलमेंट हो गया है ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो ये सारे जो अदर उसमें आते हैं ना, ये अदर नीड्स में वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक। तो ये जो है आपका इसी के अंतर्गत आएगा ईएसआई में, ठीक। तो इसमें फिजिकल कोई है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से हो गई तो उसके लिए दिया जाएगा कुछ ना कुछ। वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल, ठीक, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन थे जब भैया रिटायर हो गए या फिर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ठीक, तो उनको जो है सर्विस लीव कर दी किसी भी कारणवश उनको, ठीक, मेडिकल केयर, और या फिर उनके स्पाउस को अगर वो 120 रुपये प्रति साल जो है पेमेंट करते हैं प्रीमियम का, करते हैं या करती हैं, तो उनको ये दिया जाएगा। तो इसी के साथ में यहाँ आज ये वाला जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले जो है लेक्चर नंबर 8 सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाले में सीरीज़ में हम लोग अगले में ये चालू करेंगे, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट वाला आ गया तो एम्प्लॉयमेंट संबंधित जो है जितनी सामाजिक सुरक्षा वो सारी चीज़ें हैं एक साथ करेंगे। आप लोग से ये एक अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है, और मतलब ये बताना भी है कि अगर आप लोग को हमारा ईपीएफओ का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो 85648805309696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।